Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 26 of the course Software Quality Engineering. Before we formally start today's lecture, let us have a look on what we discussed in our previous lecture. Here is the summary. The previous lecture was quite important in the sense because it compared and summarized the last 4 to 5 lectures in which we have been discussing different quality assurance alternatives. अगर आपको याद हो तो हम पिछले चंद लेक्चर से बातें कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन की, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन की, फॉर्मल वेरिफिकेशन की, फेलियर कंटेनमेंट की, डिफेक्ट प्रिवेंशन की। ये सारे के सारे क्वालिटी एश्योरेंस के अल्टरनेटिव्स हैं। क्वालिटी एश्योरेंस का कौन सा अल्टरनेटिव किस वक्त अप्लाई करना चाहिए, इसके लिए 3 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर हमने इनका कंपैरिजन किया, और वो था इफेक्टिवनेस, वो था एप्लीकेबिलिटी, और वो थी कॉस्ट ऑफ दैट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव टेक्निक। हमने डिफरेंट टेबल्स के थ्रू इन सारी की सारी 6 क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स जो हैं इनको हमने कंपेयर किया, और हमने ये देखा कि कौन सी क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक किस सॉफ्टवेयर के लिए, किस इन्वायरमेंट में ज़्यादा मौजू है। हर क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक के साथ उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड है, उसकी एप्लीकेबिलिटी एसोसिएटेड है, और उसकी इफेक्टिवनेस एसोसिएटेड है। यूनिवर्सली कोई भी एक सिंगल टेक्निक नहीं है जिसको आप किसी टाइप के भी सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ कर सकें, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, उसका टाइम डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए बजट और कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है, उस सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल डिफरेंट हो सकता है। इसलिए अकॉर्डिंगली आप कोई ना कोई क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक को यूज़ करते हैं। मेनली हमने इस चीज़ पर अपनी समरी और फाइंडिंग्स की कि सारी की सारी टेक्निक्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकन्वीनियंट है या पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स को इंटीग्रेट करें, ठीक है, या टेस्टिंग के साथ इंस्पेक्शन मिला दें, या टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के साथ कोई तीसरा डिफेक्ट प्रिवेंशन की कोई टेक्निक मिला दें, ठीक है। सो मोर देन 1 को अगर आप इंटीग्रेट करें, सो क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक का एक अच्छा पैकेज बन सकता है जो कि आप अपने सॉफ्टवेयर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। डिफरेंट टेबल्स की में इस कंपैरिजन से हमें ढेर सारी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट हुई, और हमें इन क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स का कंपैरिजन करना आसान हो गया। याद रखें, क्वालिटी एश्योरेंस इज़ लाइक अ बॉक्स, ठीक है, और इसको डिफरेंट अदर टेक्निक्स सपोर्ट करती हैं, जिसमें टेस्टिंग भी है, जिसमें इंस्पेक्शन भी है, जिसमें फॉर्मल वेरिफिकेशन भी है, जिसमें फेलियर कंटेनमेंट भी है, फॉल्ट टॉलरेंस भी है, और डिफेक्ट प्रिवेंशन भी है, ठीक है। सो आप इनमें से सारी की सारी भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो सारी की सारी क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक्स जो है वो अपने रिक्वायरमेंट फेज पे भी अप्लाई करें, अपने डिज़ाइन फेज पे भी अप्लाई करें, अपने कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन पे भी अप्लाई करें, लेकिन आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि ये सारी की सारी टेक्निक किसी एक फेज पर अप्लाई करने का मकसद क्या है, बेनिफिट इससे क्या होगा, क्वालिटी में डायरेक्ट इंप्रूवमेंट आएगी या कोई इनडायरेक्ट इंप्रूवमेंट आएगी। अगर बहुत ज़्यादा टाइम, कॉस्ट, बजट, एफर्ट पुट करने से बहुत स्लाइटली क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है, ठीक है, या स्लाइटली क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, सो आप ट्रेड ऑफ देखते हैं कि क्या मुझे फिर भी जाना चाहिए इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ, या कोई और बेहतर मुनासिब अल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है। सो दैट वाज द समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। इंशाल्लाह आज से हम इस कोर्स के लास्ट पार्ट ऑफ द कोर्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ पार्ट 4, क्वांटिफाइबल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। आज के लेक्चर की आउटलाइंस में से ये शामिल है कि हम देखेंगे फीडबैक लूप एंड एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं फॉर क्वांटिफाइबल क्वालिटी इंप्रूवमेंट। पहले तो हम ये देखेंगे क्वांटिफाइबल क्वालिटी इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है। क्वालिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्वालिटी को इम्प्रूव होना चाहिए। क्वांटिफाइबल की जब हम बात करते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इज क्वांटिफाइबल, ठीक है, क्वांटिफाइबल हम उसको कैसे बनाएंगे,
फीडबैक लूप और एक्टिविटीज़ कैसे इसमें हमें फैसिलिटेट करती हैं, इसको हम देखेंगे। ओवरऑल मैकेनिज्म देखेंगे, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट में क्या फ़र्क है, एनालिसिस और फीडबैक में क्या फ़र्क है, टूल और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट ये कैसे यूज़ करते हुए हम क्वांटिफाइबल क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। दीज आर गोइंग टू बी द आउटलाइंस ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें सो ये समझना कि प्री क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ क्या हैं और पोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनको समझना, इनमें डिस्टिंग्विश करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दी लेक्चर है। और इसके अलावा क्वांटिफाइबल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के कॉन्सेप्ट को किसी एक्चुअल लाइफ सॉफ्टवेयर में यूज़ करना, कैसे यूज़ किया जाए, इस नॉलेज को लर्न करना भी आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से शामिल है। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द फीडबैक लूप। क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ को हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको याद हो तो टेस्टिंग से लेकर टेस्टिंग के बारे में हमने ढेर सारी डिटेल्स पढ़ी कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है, ये ढेर सारी डिटेल्स हमने टेस्टिंग के बारे में पढ़ी। क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स के बारे में ढेर सारे मेरे लेक्चर्स थे, इंस्पेक्शन, फॉर्मल रिव्यू, डिफेक्ट प्रिवेंशन, फॉल्ट टॉलरेंस, फेलियर कंटेनमेंट, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी। इन सारी चीज़ों को कुछ एडिशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। वो एडिशनल चीज़ें क्या हैं? प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, प्लान क्या है और इंस्पेक्शन का गोल क्या है, ठीक है। आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्टिंग का प्लान क्या है और टेस्टिंग का गोल क्या है। आप फेलियर कंटेनमेंट कर रहे हैं, फेलियर कंटेनमेंट को प्लान करना और उसका गोल सेट करना ये बड़ा ज़रूरी है, ये एडिशनल सपोर्ट में आता है। सो ये सारी चीज़ें कैसे हमें होती हैं, ये कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, दीज आर मैनेज्ड थ्रू दी फीडबैक लूप, ठीक है। फीडबैक लूप देखें, फीडबैक लूप होना, और लूप हम इसलिए कह रहे हैं कि ये क्लोज प्रोसेस है, ठीक है। आप किसी भी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, सो इंप्रूवमेंट में आपको फीडबैक मिलता है। फीडबैक सिर्फ सुनना मकसद नहीं है, बल्कि आप उस फीडबैक पर आपने क्या अमल किया, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। एक एग्जांपल देकर बता सकता हूँ फीडबैक लूप की, कि लेट्स से आप एक घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। घर की कंस्ट्रक्शन में आपने किसी आर्किटेक्ट को बुलाया, ठीक है, और आपने उससे पूछा कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन मुझे सजेस्ट करें कि इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। उसने आपको, उस आर्किटेक्ट ने कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको सजेस्ट की कि आप अगर ऐसे कर लें, वॉल की थिकनेस इतनी कर दें, हाइट अगर ये कर दें तो इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। अब आपने उसकी बात सुन ली। बात सुन लेना, उसका फीडबैक सिर्फ सुन लेना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आप उसके फीडबैक पर जब तक अमल नहीं करेंगे उसकी फीडबैक देने का कोई मकसद नहीं है और आपके घर के आर्किटेक्चर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। सो हम भी यही बात कर रहे हैं कि जब भी किसी फीडबैक की हम बात करते हैं तो फीडबैक से कमेंट्स को सुनना, कमेंट्स को रिसीव करना और उन कमेंट्स के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स से एक स्टूडेंट है, एक और एग्जांपल अगर देता चलूँ, एक स्टूडेंट है, वो किसी सर्टन सब्जेक्ट में वीक है, ठीक है। वो अपने टीचर से या अपने किसी कोलीग से या अपने किसी क्लास फेलो से एडवाइस लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इम्प्रूव कर लूँ, ये कोर्स में इम्प्रूव कर लूँ या सेमेस्टर में इम्प्रूव कर लूँ या अपनी मैं ग्रेड्स इम्प्रूव करूँ, ठीक है। तो उसका टीचर या उसका काउंसलर या उसका मेंटर या उसका दोस्त उसको सजेशन देता है कि भाई आप ऐसे करें, फीडबैक देते हैं, भाई आप रीडिंग करके आया करें, आप क्विज़ेस और असाइनमेंट्स को ज़्यादा ध्यान से दें, टाइम पर दें, ठीक है, बुक रीडिंग करें, ठीक है। ये फीडबैक उसको मिला। अब इस फीडबैक के सुन लेने से वो कभी भी अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक कि जो फीडबैक उसको मिला है उस पर एक्चुअली वो अमल ना करे। अगर उसको फीडबैक मिला है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को रीड करना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, सो जब तक इन फीडबैक पे वो एक्चुअली अमल नहीं करेगा वो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल इसी तरह है,
ठीक है, हम कहते हैं क्वालिटी, ये ओवरऑल क्वालिटी के लिए ये फीडबैक लूप है। आपको कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक मिलता रहता है और आप अकॉर्डिंगली उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो हम यही बात कर रहे हैं। सो व्हेन टू स्टॉप, क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कब आपने जो है वो स्टॉप करना है, या जो है वो आप इसको कंटिन्यूअसली चलते ही रहेंगे, कंटिन्यूअसली इसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट को आप जो है वो देखते ही रहेंगे। सो एक ये चीज है। दूसरा है एडजस्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट। जैसे मैंने बात की कि फीडबैक जब आपको मिलता है, सो उस फीडबैक के अगेंस्ट आप एडजस्ट करते हैं, आप उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं, आप उस फीडबैक को एड्रेस करते हैं। जो सजेशन, जो कमेंट्स, जो करेक्शंस आपको दी गई हैं, उनको आप उसमें एडजस्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, सो तभी आप इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। ऑल बेस्ड ऑन असेसमेंट्स एंड प्रेडिक्शंस। ये जो फीडबैक लूप है, ठीक है, असेसमेंट्स क्या है कि आपको लेट्स से प्रीवियस किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पर आपने कुछ प्रिडिक्ट किया, या आपने असेस करके बताया, इवैल्यूएट करके बताया, एग्जामिन करके बताया कि भाई सॉफ्टवेयर के इस एस्पेक्ट में ये चीज इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है वो लेकर चलते रहते हैं। सो फीडबैक लूप का होना डेली लाइफ के भी किसी शोबे में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और इसी तरह ये सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल में भी क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से फीडबैक लूप होना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। जब हम बात करते हैं क्वांटिफिकेशन की, ठीक है, सो हमें फीडबैक लूप कैसे असिस्ट करती है, फीडबैक लूप को क्वांटिफिकेशन और इंप्रूवमेंट के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, यही हमारे पार्ट 4 के सारे लेक्चर्स का फोकस है। पार्ट 4 में जितने भी बुक चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में और अगले लेक्चर्स में, ये सारे के सारे जो है वो इसी पर फोकस कर रहे हैं, फीडबैक लूप पर। मैकेनिज्म और इम्प्लीमेंटेशन, ये बड़ा एक फीडबैक लूप का एक एस्पेक्ट है जिसको हम देखेंगे। इसी तरह मॉडल्स और मेजरमेंट्स को, डिफेक्ट एनालिसिस एंड टेक्निक्स को, रिस्क आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स को, और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग को। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि क्वांटिफाइबल इंप्रूवमेंट में आती हैं, और हम इनको अपने अगले लेक्चर्स में डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे, वन बाय वन करते हुए। क्वालिटी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज एंड प्रोसेस रिव्यू। अगर आपको याद हो तो ये पर्टिकुलर फिगर हम पहले भी कई दफा देख चुके हैं, और ये क्वालिटी इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वालिटी को प्लान करते हैं, ठीक है, फिर रेलेवेंट क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज को आप यूज करते हैं, फिर आप देखते हैं कि उन एक्टिविटीज को यूज करते हुए क्या क्वालिटी इंप्रूव हुई है, आप असेस कर रहे हैं, और लास्टली आप देखते हैं कि क्या गोल्स जो है वो मीट हुए हैं या नहीं। अगर तो मीट हो गए हैं फिर तो ठीक है, यू एग्जिट, और अगर मीट नहीं हुए, ठीक है, तो फिर आप फीडबैक और एडजस्टमेंट, जो हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस फीडबैक के थ्रू हम देखते हैं कि गलती कहां पे रह गई है, गुंजाइश कहां पर रह गई है, कहां पे हम इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं, मजीद इंप्रूव इसको कहां पे किया जा सकता है। सो ये ओवरऑल क्वालिटी इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। सो ये फीडबैक लूप है जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर में मजीद क्वालिटी इंप्रूवमेंट की कहां पर गुंजाइश है। अगर मेजर एक्टिविटीज की बात करें, सो प्री क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज जो है वो हमने अर्लियर लेक्चर्स में देखी। इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस की जो टेक्निक्स हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखी, और पोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो किया जाता है एनालिसिस और फीडबैक से। ठीक है, इसको आप पोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस भी कह सकते हैं, और बास केस में इसको पैरेलल भी किया जा सकता है। सो क्वालिटी एश्योरेंस के साथ साथ इस फीडबैक लूप को और इससे रेलेवेंट एक्टिविटीज को अप्लाई करें, यह भी कहा जा सकता है, और इसको पोस्ट क्यूए भी कहा जा सकता है। एनीवेज, दोनों तरीके से आप इसको कह सकते हैं, इट वुड बी करेक्ट। और मेनली हम पार्ट 4 में पोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस एनालिसिस और फीडबैक ही कर रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को देखना है, जैसे मैकेनिज्म, इम्प्लीमेंटेशन, मॉडल एंड मेजरमेंट्स, डिफेक्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट 4 में देखेंगे। आइए जी मजीद बात करते हैं क्वालिटी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज एंड प्रोसेस रिव्यू पर।
हमने यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और सेम फिगर जो हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने पढ़ी है क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोसेस की, इसमें हम कोई नई चीज़ें लेकर आ गए हैं और ये नई चीज़ें, नई एक्टिविटीज़ ही हमारी फीडबैक प्रोसेस को और क्वांटिफाइबल प्रोसेस इंप्रूवमेंट को शो कर रही हैं। इसमें हम मल्टीपल मेजरमेंट रिसोर्सेज लेकर आए हैं, मेनी टाइप्स ऑफ एनालिसिस परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक है हमारे पास क्वालिटी एनालिसिस और दूसरा हमारे पास अदर एनालिसिस, एक है हमारे पास डिफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, तो क्वालिटी एनालिसिस किया जाता है, डिफेक्ट एनालिसिस किया जाता है, अदर एनालिसिस किए जाते हैं और मल्टीपल फीडबैक पार्ट्स हैं। ठीक है, मल्टीपल फीडबैक पार्ट्स हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करते हुए आप क्वांटिफाइबल इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। सो ये ओवरऑल रिफाइंड क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोसेस है। पिछली स्लाइड में जो हमने देखा या अर्लियर लेक्चर्स में भी हमने इसको देखा, ये नॉर्मल या क्लासिकल क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोसेस है, जबकि दिस वन इज रिफाइंड क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोसेस। रिफाइंड क्यों है? क्योंकि हम इसमें फीडबैक का प्रोसेस ले आए हैं। रिफाइंड ये इसलिए है क्योंकि हमने इसमें कुछ और एक्टिविटीज लेकर आए हैं। अब प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग ये सेम है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज सेम है। जो नई चीजें हम लेकर आए हैं वो ये पर्टिकुलर एनालिसिस और फीडबैक है। ठीक है, सो ये हम इंपॉर्टेंटली इसमें हमने न्यू एक्टिविटीज ऐड की हैं जिनको हम देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट आप एंटर होते हैं, प्रोजेक्ट एंड क्वालिटी प्लानिंग करते हैं, अकॉर्डिंगली आप डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखते हैं क्वालिटी को आप एनालाइज करते हैं, क्या क्वालिटी इंट्रोड्यूस हुई, क्या क्वालिटी ऐड हुई, जिसको चेक करने के लिए आपके पास मॉडल्स हैं, जिसको चेक करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारी आप चेक करते हैं। अगर तो क्वालिटी ऐड हुई फिर तो ठीक है, क्वालिटी अगर ऐड नहीं हुई तो फिर आप फीडबैक देते हैं। ठीक है, कि कैसे किन एक्टिविटीज को दोबारा किया जाए या मजीद कौन सी नई एक्टिविटीज ऐड की जाए ताकि क्वालिटी ऐड हो जाए, ताकि क्वालिटी इनकॉर्पोरेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये एनालिसिस करने के बाद आप क्या करते हैं? ठीक है, आप एग्जिट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्वालिटी एंड अदर गोल्स सेटिस्फाइड। अगर तो सेटिस्फाइड है, ठीक है, you finish, you have incorporated the quality, you have improved the quality। और अगर कहीं पे गुंजाइश है, क्वालिटी के जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हुए, फिर आप देखते हैं कि गोल्स क्यों नहीं अचीव हुए। फीडबैक और एडजस्टमेंट्स के थ्रू जो है वो आप अगेन रेलेवेंट एक्टिविटीज यूज करते हुए दोबारा क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। सो ये एक लूप बैक प्रोसेस है। ये 3 एक्टिविटीज उसी तरह हैं जो कि हमने पिछले क्लासिकल मॉडल में भी देखी। नंबर 1, नंबर 2 में आपने जो है वो डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज की, सिमिलर टू प्रीवियस। ये एक न्यू चीज है जो कि हमने ऐड की है, एंड दैट इज मतलब आप देख रहे हैं कि क्वालिटी को आप एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी को आप चेक कर रहे हैं, क्वालिटी को आप मेजर या मॉडल कर रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं 4th नंबर पे कि क्या गोल सेटिस्फाइड हुए हैं। अगर तो हो गए हैं, ठीक, यस, यू एग्जिट। अगर नहीं हुए, नो है, तो फिर आप वापस फीडबैक लूप के थ्रू आकर मजीद कोई एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कि मैंने यहां पे हाईलाइट किया है, और उन एक्टिविटीज को यूज करते हुए यू मेक श्योर कि क्वालिटी जो है वो एडजस्ट है। फीडबैक लूप रिलेटेड एक्टिविटीज, अब जैसा यहां पे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि मॉनिटरिंग और मेजरमेंट है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वालिटी है। इनको आइए देखते हैं डिटेल में कि ये क्या चीजें हैं। मॉनिटरिंग और मेजरमेंट में आप क्या काम करते हैं? मॉनिटरिंग और मेजरमेंट में यूजुअली डिफेक्ट मॉनिटरिंग की जाती है जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है। डिफेक्ट मेजरमेंट में डिफेक्ट को एक्चुअली मेजर किया जा रहा है। ठीक है, डिफेक्ट हैंडलिंग तो आप एक्चुअली कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप डिफेक्ट मेजरमेंट करते हुए, मतलब ये साइन बता रहा है कि एक्चुअली डिफेक्ट मॉनिटरिंग जो है वो ओवरऑल डिराइव्ड है प्रोसेस मैनेजमेंट से। ठीक है, सो प्रोसेस मैनेजमेंट में आपने देखा कि क्या डिफेक्ट्स हैं, उनको मॉनिटर किया। इसी तरह डिफेक्ट हैंडलिंग में आपने देखा कि क्या डिफेक्ट्स हैं, उनको मेजर किया। एक है मॉनिटर करना, एक है मेजर करना। ठीक है, मॉनिटरिंग में और मेजरमेंट में फर्क है। मॉनिटरिंग में आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करें, आप सिर्फ देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं।
मेजरमेंट में आप एक्चुअली उसको देख रहे हैं कि कितना सीवियर है, कितना सिंपल है या कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना इजी है या कितना हार्ड है। ठीक है, सो आप उसको अकॉर्डिंगली करते हैं। फिर है एनालिसिस मॉडलिंग। फीडबैक लूप के लिए एनालिसिस मॉडलिंग बहुत जरूरी है। एनालिसिस मॉडलिंग में क्या है कि इसमें आपका बैकग्राउंड नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है सिमिलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स का, आप लेट्स से क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर उसमें क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हिस्टोरिकल बेसलाइंस और एक्सपीरियंस को भी यूज करते हुए कंपेयर कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर, या एनालाइज कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है या नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूं कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, आपने अगर ये एनालाइज करना है कि इस सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है या नहीं है, सो आप प्रीवियस एक्सपीरियंस और जो सिमिलर सॉफ्टवेयर्स आपने बनाए हैं, हिस्टोरिकल जो बेस लाइन्स हैं, उनको यूज करते हुए अकॉर्डिंगली आप इसको एनालाइज करते हैं या कंपेयर करते हैं। लेट्स से एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बना था, उसमें क्वालिटी के जो फैक्टर्स थे वो आप यहां पर भी देख रहे हैं कि क्वालिटी उस सॉफ्टवेयर में इन फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने से एनहांस हुई थी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर भी चूंकि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और रेलेवेंट है, सो क्या वही क्वालिटी के फैक्टर्स यहां पर इनकॉर्पोरेट हुए हैं ताकि क्वालिटी को जो है वो एनहांस किया जा सके। इसी तरह हमारे पास कुछ मॉडल्स और टेक्निक्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है। यूजुअली हम फोकस करते हैं, our focus is on the analysis of defect, analysis of risk and analysis of reliability। ठीक है, सो एनालिसिस मॉडलिंग में हमने जो है वो, जैसे कि नाम से जाहिर है कि आपने एक्सपीरियंस को और हिस्टोरिकल बेसलाइंस को देखा, किसी एग्जिस्टिंग मॉडल्स और एनालिसिस टेक्निक को यूज किया, आप डिफेक्ट, रिस्क और रिलायबिलिटी को एग्जैक्टली एनालाइज कर रहे हैं या उस पर फोकस कर रहे हैं। गोल आपका है कि कैसे असेस किया जाए, प्रेडिक्ट किया जाए और इंप्रूव किया जाए क्वालिटी को। और लास्टली जो फीडबैक एंड फॉलोअप है, फ्रीक्वेंट फीडबैक में क्या है कि आप फ्रीक्वेंटली असेस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं और पॉसिबल इंप्रूवमेंट एरियाज आप आइडेंटिफाई करते हैं एंड ओवरऑल मैनेजमेंट और इंप्रूवमेंट आप सजेस्ट करते हैं। अब आपने 3 चीजों पर ध्यान देना है जब भी हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। सो मेनली मॉनिटरिंग और मेजरमेंट, एनालिसिस मॉडलिंग और फीडबैक एंड फॉलोअप। मॉनिटरिंग एंड मेजर में हमने डिफेक्ट्स को मॉनिटर किया और मेजर किया। एनालिसिस मॉडलिंग में हमने एक्सपीरियंस को यूज किया, हिस्टोरिकल बेसलाइंस को यूज किया, कुछ हमारे पास मॉडल्स और टेक्निक्स थी उनको यूज किया। हमने ज्यादा फोकस किया रिस्क, रिलायबिलिटी और डिफेक्ट के एनालिसिस पर, और हमने इंप्रूवमेंट के लिए कुछ गोल सेट किए। और थर्ड नंबर पे फीडबैक एंड फॉलोअप है जिसमें आप फ्रीक्वेंटली फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली असेस और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या क्वालिटी इंप्रूव हुई है, और आप सर्टेन एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं कि यस, ये वो एरियाज हैं, ये वो चीजें हैं जिन पर अगर फोकस किया जाए, जिनको अगर कंसिडर किया जाए, सो मजीद क्वालिटी एनहांस हो सकती है। इसके बाद अगर हम क्वालिटी मॉनिटरिंग और मेजरमेंट्स को मजीद एक्सप्लोर करें, सो क्वालिटी मॉनिटरिंग नीड्स क्वालिटी एज अ क्वांटिफाइड एंटिटी ओवर टाइम। हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्वालिटी आ गई, सॉफ्टवेयर में क्वालिटी आ गई, आप कैसे बताएंगे? सो क्वांटिटी, क्वांटिफाइड एंटिटी ओवर टाइम, आप बताते हैं कि कौन सा काम कितनी देर में हुआ है और उससे क्या रिजल्ट्स आए हैं। अगर तो वो अचीव है तो हम कहते हैं कि ये क्वालिटी आ गई। लेट्स से एक इंटरफेस डिजाइन होना था सॉफ्टवेयर का और उसके लिए स्पेसिफाइड टाइम था 3 वीक्स, ठीक है। अब अगर आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि 3 वीक्स में ही अगर वो इंटरफेस सॉफ्टवेयर का डिजाइन हो गया है, इसका मतलब यह है कि क्वालिटी का एक एस्पेक्ट आ गया है। अगर इंटरफेस डिजाइन हुआ है, जिस तरीके से यूजर चाह रहा था उस तरीके से ही डिजाइन हुआ है, लेकिन अगर वो इंटरफेस डेवलपमेंट टीम ने 3 हफ्ते के बजाय 5 हफ्ते में डिजाइन किया है, सो ये क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आपने टाइम लूज कर दिया है। सो आप टाइम की बेस पर मेजर कर रहे हैं कि कौन सा काम किस वक्त पे होना चाहिए था, और अगर वो उस वक्त पे हुआ है तो फिर तो क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी उसमें आ गई। लेकिन अगर नहीं हुआ
सो इंटरफेस आपने रिक्वायरमेंट तो मीट कर ली, लेकिन क्वालिटी का एक एस्पेक्ट आपने लूज कर दिया। दूसरा, क्वालिटी मॉनिटरिंग की जब आप बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूं कि जिस सॉफ्टवेयर को मैं डेवलप कर रहा हूं मुझे ओवरऑल इसकी क्वालिटी को मॉनिटर करना है। सो एक तो मैंने टाइम के हिसाब से उसको मॉनिटर किया, दूसरा मैं असेस, प्रिडिक्ट और कंट्रोल करते हुए भी क्वालिटी को मॉनिटर कर सकता हूं। असेस, प्रिडिक्ट और कंट्रोल सॉफ्टवेयर की किसी भी एस्पेक्ट को, ठीक है, सॉफ्टवेयर की लेट्स से किसी आर्टिफैक्ट को, किसी डिजाइन के किसी डॉक्यूमेंट को, डिजाइन के किसी डायग्राम को, किसी और चीज को मैं असेस करता हूं, ठीक है, मैं फिर प्रेडिक्ट करता हूं और मैं फिर उसको अकॉर्डिंगली कंट्रोल करता हूं। अगर ये मैं चीजें कर रहा हूं तो ये भी क्वालिटी मॉनिटरिंग में आता है। लेट्स से क्वालिटी मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज चल रहा है। अब एक रिक्वायरमेंट वेग है, ठीक है, और मैं अगर क्वालिटी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, सो मैं ये देख रहा हूं कि ये रिक्वायरमेंट वेग है, कंफ्यूजिंग है, एम्बिगुअस है। मैंने असेस किया कि ये एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट है। इस एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट की बेस पर अगर डिजाइन कोई चीज होती है, सो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि वो डिजाइन भी रॉन्ग होगा, ठीक है, वो डिजाइन भी रॉन्ग होगा क्योंकि रिक्वायरमेंट सही स्पेसिफाई नहीं हुई। सो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई नहीं हुई तो इस गलत रिक्वायरमेंट की बेस पर गलत डिजाइन होगा। सो मैं टाइमली इसको कंट्रोल करता हूं। सो असेस, प्रेडिक्ट और कंट्रोल से क्वालिटी को भी मॉनिटर किया जा सकता है। इसके अलावा वेरियस मेजरमेंट डेटा है जिसको यूज करते हुए आप क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं क्वालिटी मॉनिटरिंग में, कुछ जो है वो फीडबैक के थ्रू करते हैं। लेट्स से अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन है, सो डॉक्यूमेंटेशन को आप डायरेक्टली जो है वो देखकर बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है। लेट्स से यूजर मैनुअल है या डिजाइन डायग्राम्स हैं, ठीक है, इसमें टेक्स्ट विजिबल नहीं है या जो है वो सही रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई नहीं होनी। सो ये तो डायरेक्टली आपने देख के बता दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं बना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लेटर ऑन फीडबैक से जो है वो इनको इंप्रूव किया जा सकता है। जो डायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट्स हैं उनमें उसका रिजल्ट जो है वो या सक्सेस होता है, ठीक है, या फेलियर होता है। सो मतलब रिजल्ट, इंपैक्ट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। आपने कहा कि भाई ये चीजें इनकॉर्पोरेट करो, ये चीज इनकॉर्पोरेट करने से उस सॉफ्टवेयर में क्वालिटी इंप्रूव हुई, यस या नो, ठीक है, सक्सेस हो गई या फेलियर हो गया। डिफेक्ट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, जैसे कि डायरेक्टली मॉनिटर करने से आपको मिल जाता है, एडिशनल डिफेक्ट एनालिसिस करने से मिल जाता है। सो ये मोस्टली यूज इन क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें क्वालिटी मॉनिटरिंग में ही चल रही हैं। इसके अलावा हमारे पास है इनडायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट। एक था हमारे पास डायरेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आपने कोई चीज ऐड की, एक क्वालिटी से रिलेटेड कोई आपने स्टेप उठाया, कोई एक्टिविटी की, उसके असरात आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि नजर आ रहा है। एक है कि क्वालिटी से रिलेटेड आपने कोई स्टेप उठाया लेकिन उसके असरात डायरेक्ट नजर आपको नहीं आ रहे, लेटर ऑन एट सम स्टेज, एट सम फेज वो आपको चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सॉफ्टवेयर का एक जो है वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए एक टूल यूज किया है। अब आपको पता है कि जिस वक्त आप उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं वो टूल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपको साथ में यह भी पता है कि कुछ अरसे बाद ये सॉफ्टवेयर फ्री होने के बजाय लाइसेंस्ड हो जाएगा और ये इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़ेगा, सो फिर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं करना चाहिए जो कि लेटर ऑन बाद में जिसकी लाइसेंसिंग के इश्यूज बने। सो आपने इस चीज को प्रिडिक्ट करते हुए, सामने फ्यूचर को सामने मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए आपने डिफरेंट टूल यूज किया। अब डिफरेंट टूल यूज करना डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं डाल रहा, लेकिन इनडायरेक्टली ये क्वालिटी पर ऐसे असरअंदाज डालेगा कि कल को जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तो उसके लाइसेंसिंग के इश्यूज नहीं आएंगे। अदर क्वालिटी मेजरमेंट्स जिस तरह रिलायबिलिटी है, अब रिलायबिलिटी को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, रिलायबिलिटी को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जिस तरह मैं एक एग्जांपल में पहले भी बताया था, एक इंटरफेस है, इंटरफेस पर फॉन्ट का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, फॉन्ट के साइज को आपने अप्रोप्रिएट साइज में कर दिया
ठीक है, ये एक्शन डायरेक्टली नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली नजर नहीं आती, लेकिन बैक एंड पे उसके असरात हो रहे होते हैं। ठीक है, सो कुछ हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट भी क्वालिटी से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें रिलायबिलिटी एक चीज है। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट्स अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल लीड्स टुवर्ड अर्ली इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स। ठीक है, मतलब आप अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं क्वालिटी से रिलेटेड, वो चीज़ें बड़ी ठीक हैं। इसी तरह आप स्पेसिफाई कर लें जो चीज़ क्वालिटी में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं, उनको भी आप देख लें। उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से, उन इनडायरेक्ट फैक्टर्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से अगेन असेस किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है और क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडोर डायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट्स हैं वो एनवायरमेंटल मेजरमेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आप एक टूल में डेवलप कर रहे हैं, लेट्स से कल को वो टूल लाइसेंस्ड हो जाएगा, सो आप ऐसे टूल को यूज़ ही ना करें। प्रोडक्ट इंटरनल मेजरमेंट्स हो सकती हैं और इसी तरह एक्टिविटी मेजरमेंट्स, ये सारी इनडायरेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट्स की टाइप हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स की एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे पास प्रोसेस हैं, पीपल हैं और प्रोडक्ट है। प्रोसेस में हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, उनकी रिलेशनशिप्स हैं, उसकी प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन है और टेक्निक यूज़ हैं। पीपल में जो है वो हम पीपल से रिलेटेड डेवलपर्स की स्किल, डेवलपर टीम का एक्सपीरियंस देखते हैं। उस सॉफ्टवेयर टीम में रोल स्पेसिफाई करते हैं, जैसे प्लानर कौन होगा, डेवलपर कौन होगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगी, ये मार्केट में इसकी क्या एक्सेप्टेंस है, इसके साथ अगर कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट मेजरमेंट में भी शामिल होती हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट मेजरमेंट में इंटरनल भी है। जैसे पिछली स्लाइड में हमने 3 चीज़ें देखी, एनवायरमेंटल, प्रोडक्ट इंटरनल और एक्टिविटी। इन्हीं को हम डिटेल में देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल क्या है। एनवायरमेंट में हमारे पास प्रोसेस आ गया, पीपल आ गया और प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह इंटरनल में हमारे पास प्रोडक्ट इंटरनल मेजरमेंट से रिलेटेड है, जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मोस्टली हम इसको देखते हैं। सॉफ्टवेयर के आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर के कई आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS, जैसे कि पूरे का पूरा डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये एक आर्टिफैक्ट है। कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, ये एक आर्टिफैक्ट है। सॉफ्टवेयर का कोड एक आर्टिफैक्ट है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स जिनको हम मेजर करते हैं, जैसे कंट्रोल है, डाटा है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर के इंटरनल इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के लिए कुछ आप अदर टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैकेबिक कॉम्प्लेक्सिटी है, हॉलस्टेड मैट्रिक्स है, ठीक है, और इंडेंटेशन रूल्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए जो हम फर्दर टूल्स यूज़ करते हैं, ये उनके नाम हैं। इसी तरह लास्टली इनडायरेक्ट मेजरमेंट में जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ को हम कैसे देखते हैं। सो एक है आपके पास एग्जीक्यूशन, ये एक्टिविटी मेजरमेंट, जिसमें आप ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ दी सॉफ्टवेयर देखते हैं, टोटल कॉस्ट उस पर कितनी लगी है। ठीक है, इसी तरह फेज्ड और प्रोफाइल्स और हिस्टोग्राम्स बनाते हैं। डिटेल में आप जो है वो ट्रांजैक्शंस बनाते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है वो आप एक्टिविटी में चेक कर रहे हैं। इसी तरह टेस्टिंग एक्टिविटी एग्जाम्पल हो सकती है टाइमिंग ड्यूरिंग टेस्टिंग या यूजेज, पाथ वेरिफिकेशन, यूजेज कंपोनेंट मैपिंग, जिसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, और मेजरमेंट अलोंग द पाथ। ये सारी चीज़ें भी एक्टिविटी में आती हैं। कहने का मतलब ये है कि कौन सी सर्टन एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप कौन सी ऐसी इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप करते हुए, जिनको डिप्लॉय करते हुए या जिनको यूज़ करते हुए आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को आप इनडायरेक्टली इंप्रूव कर सकते हैं। और इसी तरह यूजेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स लीड्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंड प्रेडिक्टिव मॉडल्स। सो कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन बेस्ड और प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप यू कैन ऑल्सो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमारे पास इमीडिएट फॉलोअप एंड फीडबैक।
Let us now talk about immediate follow-up and feedback. जब आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सो सर्टन एक्शंस हैं जिनको आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है। मतलब विदाउट वेटिंग फॉर अदर एक्टिविटीज आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं, ठीक है। इमीडिएट एक्शन इज नीडेड राइट अवे, क्योंकि वो प्रॉब्लम बड़े क्रिटिकल होते हैं और उसकी इमीडिएट फिक्सिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने इमीडिएट फिक्सिंग न की, सो दिस कैन लीड्स टुवर्ड्स अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। दिस कैन लीड्स टुवर्ड्स अदर प्रॉब्लम्स। सो इमीडिएट एक्शन जो है वो वहां पे बड़ा जो है वो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा सम फीडबैक as built-in features in various quality assurance alternatives and techniques. So obviously इसी feedback जो आप दे रहे हैं या क्वालिटी से रिलेटेड आप जो चीज़ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, सो आपने कोई चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, सो आप सिर्फ फीडबैक देकर या सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हुए आप इक्तफा नहीं करते, बल्कि फीडबैक में जो चीज़ हाईलाइट हुई है, जो एक्शन रिक्वायर्ड है, वो आप राइट अवे करते हैं ताकि आगे मजीद किसी नुकसान से या मजीद सॉफ्टवेयर की क्वालिटी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं सो उनको आने से रोका जा सके। टेस्टिंग की एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ इमीडिएट एक्शंस लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट रन कर रहे थे, ठीक है, टेस्ट रन फेल हो गया, ठीक है। अब टेस्ट रन फेल होने के बाद आप किसी और एक्टिविटी या किसी और चीज को आप टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप देखते हैं कि ये टेस्ट क्यों रन हुआ है, ये टेस्ट क्यों फेल हुआ है, कहां पे क्या चीज खराब हुई है जिसको ठीक करने की, जिसको इमीडिएट ठीक करने की जरूरत है। सो इंस्टेड के इसको छोड़ के आप आगे जाएं, आगे की चीजों को टेस्ट करें, आप इसको रीटेस्ट करते हैं और रीवेरीफाई करते हैं कि ये डिफेक्ट फिक्स हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह कोई और अगर डिफेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी है सो उसको भी आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। सो ये चीजें इमीडिएटली रिक्वायर्ड होती हैं। मजीद बात करते हैं एनालिसिस, फीडबैक और फॉलोअप पर। सो मोस्ट फीडबैक फॉलोअप रिलाइज ऑन एनालिसिस। आप किसी को फीडबैक तभी दे सकते हैं जबकि आपने कोई चीजें एनालाइज की हैं। लेट्स अगर आपसे ये कहा जाता है कि हाँ जी ये टेबल कैसे बनी है, इसका फीडबैक दें, ठीक है। सो जाहिर है इस टेबल का फीडबैक देने से पहले आप टेबल को देखेंगे, आप टेबल को एनालाइज करेंगे, आप टेबल को चेक करेंगे, इसकी लेंथ, इसकी हाइट, इसकी वेट, इसका मटेरियल जो यूज हुआ है, इसका पर्पस जिसके लिए ये बनी है, उसके बाद जो है वो आप बताते हैं कि हाँ जी ये इसका फीडबैक है, ये अच्छी है या इसमें ये इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। सो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी ऐसे है, अगर आपने कोई फीडबैक देना है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी से रिलेटेड किसी भी चीज पर, सो आप सबसे पहले आप उसको एनालाइज करते हैं। सो यू एनालाइज द सॉफ्टवेयर फॉर क्वालिटी एंड वंस यू हैव एनालाइज द सॉफ्टवेयर देन अकॉर्डिंगली यू गिव द फीडबैक, और फीडबैक देने के बाद फिर आप फॉलो अप करते हैं कि क्या जो फीडबैक दिया गया था, जो इंप्रूवमेंट सजेस्ट की गई थी, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है या नहीं किया गया। एनालिसिस की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। आप प्रोडक्ट रिलीज डिसीजन से रिलेटेड भी एनालिसिस कर सकते हैं। अदर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिसीजंस हो सकते हैं एट डिफरेंट लेवल्स, उस पर भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्गर टर्म और वाइडर स्कोप एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। लेट्स से आपने कोई सर्टेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई टीम हायर की है, 10 लोगों को आपने हायर किया है। अब 10 डेवलपर्स को हायर करने के लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्या हो सकते हैं, वाइडर स्कोप में ये क्वालिटी को कितना इंप्रूव या कितना डिग्रेड कर सकते हैं, ये आप इस चीज को आप एनालाइज कर रहे हैं। तो मतलब क्वालिटी से रिलेटेड आप कोई चीज सिर्फ डिजाइन कोड की हद तक आप नहीं देख रहे या एरर्स या डिफेक्ट की हद तक नहीं देख रहे, बल्कि वाइडर स्कोप में आप देख रहे हैं कि सर्टन एक्शन का क्या लेटर ऑन असरात मुरतब हो सकते हैं। लेट्स से आपके सॉफ्टवेयर को कोई हार्डवेयर किसी हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करना है। लेट्स से आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसके लिए कुछ हाई एंड सर्वर्स चाहिए। अब यहां पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं क्वालिटी का, और वो इस तरीके से कि लेट्स से वो सर्वर्स आप किसी सर्टन कंपनी से परचेज कर रहे हैं
और वो कंपनी ओवरसीज है, बाहर की किसी कंट्री से आप उन सर्वर्स को जो है वो आप परचेज कर रहे हैं, उसका शिपमेंट टाइम अगर लेट से 2 से 3 माह है, ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि क्या आपके पास 2-3 माह एनफ है, इज दिस एनफ टाइम, इज दिस डिलीवरी टाइम ओके फॉर योर सॉफ्टवेयर। ऐसा ना हो कि आपको वो सर्वर्स 1 महीने बाद चाहिए हो, जबकि सॉफ्टवेयर का उन सर्वर्स का जो डिलीवरी टाइम है वो उसमें 2 से 3 माह लग जाएं, ठीक है। सो इस केस में फिर आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं कि फिर आपको उन्हीं सर्वर्स को उसी कंपनी से ऑर्डर किया जाए या स्लाइटली महंगा किसी और कंपनी से ऑर्डर कर दिया जाए, लेकिन बेशक वो एटलीस्ट थोड़ा सा जल्दी तो पहुंचा देगा। सो लॉन्गर टर्म में और वाइडर स्कोप में आप एनालिसिस करते हैं। फीडबैक के जो पास हो सकते हैं वो अगेन शॉर्टर भी हो सकते हैं, लॉन्गर फीडबैक लूप्स भी हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ड्यूरेशन वेरिएशन भी, मतलब आप बहुत फ्रीक्वेंटली फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली का मतलब ये कि लाइक हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन या हर थोड़ी देर बाद, ठीक है, और जो है वो इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ओवरऑल स्कोप ऑफ द फीडबैक ये बताते हैं कि ओवरऑल स्कोप ऑफ द फीडबैक क्या है। ये जो फीडबैक आप दे, लेट से आपने, वही एग्जांपल लेता हूं सर्वर्स को परचेज करने की। सो आपने क्वालिटी के लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर को ये फीडबैक दिया कि आप कंपनी ए से अपने सर्वर्स को परचेज ना करें, बल्कि कंपनी बी से जो स्लाइटली महंगे हैं उससे आप परचेज करें। अब आप ओवरऑल स्कोप बताएंगे कि ये फीडबैक आप क्यों दे रहे हैं। आप बताएंगे कि कंपनी ए सस्ते दे रही है लेकिन उसका डिलीवरी टाइम 3 महीने है और 3 महीने तक आप सॉफ्टवेयर उन सर्वर्स के आने का वेट नहीं कर सकते, जबकि जो दूसरी कंपनी है, कंपनी बी, वो सर्वर्स वही मॉडल स्लाइटली महंगा तो दे रही है लेकिन सर्वर्स हमें 1 महीने के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे और हम फौरन अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे। सो आपने ओवरऑल स्कोप ऑफ द फीडबैक भी बताया। इसी तरह फीडबैक सोर्स रिफाइनमेंट भी बताते हैं और फीडबैक डेस्टिनेशन। ये फीडबैक देना किसको है? हो सकता है फीडबैक देना हो प्रोजेक्ट मैनेजर को और आप फीडबैक दे रहे हैं डेवलपर को, या फीडबैक देना हो सॉफ्टवेयर डेवलपर को और फीडबैक देने हैं आप प्रोजेक्ट मैनेजर को। सो किसको फीडबैक देना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एनालिसिस फॉर प्रोडक्ट रिलीज डिसीजंस, जिसकी हमने पहले भी बात की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ एनालिसिस रिजल्ट। एनालिसिस आपने किया, ठीक है, अब इसमें तो एक चीज ये है कि व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग आप किए जा रहे हैं क्वालिटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, टेस्टिंग कब तक आप करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग तो एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है, कभी ना कभी और कहीं ना कहीं तो ये रुकनी है। सो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं जिनको आपने सेट किया है, और जब वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाएं तो फिर आप टेस्टिंग को स्टॉप कर देंगे। इसी तरह बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग है, किन चीजों पर आप जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर कोई प्लान्ड एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी चीज है सो आप डिसीजन ले सकते हैं। लाइक से प्लान्ड एक्टिविटी ये है कि 3 सॉफ्टवेयर के जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हो जाए, डिजाइन जब कंप्लीट हो जाए, सो हमने उसके बाद फॉर एग्जांपल 3 डिजाइन के बाद जो है वो हमने 10 लोगों की एक डेवलपमेंट, 10 डेवलपर्स की एक टीम हायर करनी है। अब ये प्लान्ड है, ठीक है, इस पर आप जो है वो इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं और इमीडिएटली आप 10 लोगों की टीम को हायर कर सकते हैं। कुछ हैं कवरेज गोल्स, लेट्स से आप एज्यूम कर रहे थे कि 10 लोगों की डेवलपर टीम से काम हो जाएगा, जबकि आपको कम से कम 13 डेवलपर्स चाहिए, तो ये अब इनडायरेक्ट हो गया। इसी तरह कुछ चीजें जो कि आपको, फॉर एग्जांपल एक हार्डवेयर आप परचेज करें और वो हार्डवेयर आज की तारीख में, या अगर आप उसका ऑर्डर इमीडिएटली प्लेस किया जाए तो सस्ता मिल रहा है, ठीक है, कल को उसकी प्राइस जो है वो महंगी होने वाली है क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई सर्टन टैक्स लगने वाले हैं। सो इस केस में भी आप डिसीजन लेते हैं कि क्या ये अभी परचेज कर लेना चाहिए, ठीक है। सो इन चीजों को भी सामने रखा जाता है। एक्सप्लिसिट क्वालिटी असेसमेंट कैसे देखी जाती है? आप फेलियर बेस्ड रिलायबिलिटी चेक करते हैं, फॉल्ट बेस्ड डिफेक्ट काउंट और डेंसिटी को आप चेक करते हैं, और आप देखते हैं कि रिलायबिलिटी, डिफेक्ट, कवरेज और एक्टिविटी ये आपस में कैसे रिलेट है, कितना रिलायबल है, किस किस्म के डिफेक्ट हैं, उस डिफेक्ट का स्कोप क्या है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जाए कि उन डिफेक्ट्स को रिड्यूस करते हुए रिलायबिलिटी को एनहांस किया जा सके। इसके अलावा कुछ और डिसीजंस लेने के लिए भी आप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं।
ठीक है, जाहिर है हमने फीडबैक देना है, फीडबैक के लिए आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और डिसीजंस लेने के लिए भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन फ्रॉम वन सब फेज टू अनदर, लेट्स से आपने ये प्लान ये था कि आप की सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो फर्स्ट 4 वीक्स चलेगी और उसके बाद 5th वीक में एक्चुअली डिजाइन स्टार्ट होगा। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन 4 वीक से पहले खत्म हो गई है और एक्चुअल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हो गई हैं, सो यू डोंट हैव टू वेट कि आपके 4 वीक पूरे हों। आप इमीडिएटली जब भी रिक्वायरमेंट्स आपकी स्पेसिफाइड वो फेज कंप्लीट हो गया है, आप डिजाइन फेज की तरफ जा सकते हैं। सो ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर और वन सब फेज टू अनदर सब फेज। इसी तरह प्रोडक्ट रिलीज है, प्रोडक्ट का वर्जन V1 जो है वो एक डेट को लॉन्च हुआ, ठीक है। दूसरा वर्जन V2 जिस डेट को लॉन्च होना था तो या लेट्स से 1 महीने बाद वो वर्जन 2 लॉन्च होना था, लेकिन वर्जन 2 अगर आपने पहले डेवलप कर लिया सो आप उसका उस तारीख के आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि वर्जन 2 जब आपके पास अवेलेबल आ गया आप उसको रिलीज कर देते हैं। इसी तरह कुछ और अदर डिसीजंस हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे कि स्केड्यूल एडजस्टमेंट है, रिसोर्स एलोकेशन है, ठीक है, प्लानिंग फॉर पोस्ट रिलीज सपोर्ट है। अब रिसोर्सेज से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं स्केड्यूल से रिलेटेड, ठीक है। रिसोर्स ये अभी एग्जांपल दे रहा था कि आप 10 डेवलपर्स की एक टीम हायर कर रहे थे, लेटर ऑन यू डिसाइडेड कि हमें 13 कम से कम 13 डेवलपर्स चाहिए। अब इन 13 डेवलपर्स जो आप अपने सॉफ्टवेयर के लिए यूज कर रहे हैं उनको बैठने की कोई जगह चाहिए, उनको टेबल चाहिए होगी, उनको कंप्यूटर चाहिए, उनको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, उनको लाइसेंस सॉफ्टवेयर चाहिए जिस पर बैठकर वो डेवलपमेंट करेंगे। सो ये सारे क्या हैं, ये रिसोर्स एलोकेशन और एडजस्टमेंट है, आप अकॉर्डिंगली करते हैं। सो दीज आर प्रोडक्ट लेवल और सब प्रोडक्ट लेवल डिसीजंस एंड एक्टिविटीज। ये अब इस किस्म की चीजें कुछ डायरेक्टली भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, इनडायरेक्टली भी रिलेटेड हो सकती हैं, प्रोडक्ट का लेवल भी हो सकती है और सब प्रोडक्ट लेवल भी हो सकती हैं। सो आप ये डिसीजंस लेते हैं। अदर फीडबैक और फॉलोअप जो हो सकता है वो है गोल एडजस्टमेंट, ठीक है। लेट्स से आपका गोल ये था कि आप आफ्टर 8 वीक्स यू मस्ट स्टार्ट कोडिंग, ठीक है, क्योंकि कोडिंग को आप जो है वो आफ्टर दी नेगोशिएशंस, आफ्टर द इनिशियल डायलॉग विद द कस्टमर, ठीक है, आप ये प्लान कर रहे हैं कि 8 हफ्तों के बाद हम कोडिंग स्टार्ट कर लेंगे ताकि कोडिंग को मजीद कुछ टाइम देने के बाद सॉफ्टवेयर को कंप्लीट किया जा सके। लेकिन ये भी हो सकता है, कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं कि आपको 8 हफ्ते के बजाय जो है वो 9 या 10 हफ्ते के बाद कोडिंग स्टार्ट करनी पड़े, ठीक है। इसकी रीजन ये क्योंकि लेट्स से रिक्वायरमेंट्स कुछ वेग थी, कुछ एम्बिगुअस थी, वो जब तक क्लियर नहीं होंगी सो आप अगले फेज पर नहीं जा सकते। सो देन यू हैव टू जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है रीजन क्या थी कि आपने 8 हफ्ते के बजाय जो है वो 10 हफ्ते के बाद आप जो है वो कोडिंग का फेज इस्तेमाल कर रहे हैं। या दूसरी एग्जांपल में आपने ये स्पेसिफाई किया कि ये पर्टिकुलर हार्डवेयर परचेज किया जाएगा, ठीक है, और इस पर्टिकुलर हार्डवेयर पर डेवलपमेंट की जाएगी, ये गोल था। लेकिन लेटर ऑन जब पता चला कि ये हार्डवेयर मार्केट में शॉर्ट है या इसका डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा है, सो आपने उसको चेंज कर दिया, अपने गोल को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप रीज़न ज़रूर बताते हैं कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से इस गोल को एडजस्ट किया गया। सेल्फ फीडबैक भी है जिसको मेजरमेंट एंड एनालिसिस के थ्रू किया जा सकता है। अनसुटेबल मेजरमेंट्स और मॉडल्स उनको यूज करते हुए या ये चीजें कुछ सामने रखते हुए आप इसको करते हैं। इसी तरह हमारे पास लॉन्गर टर्म या प्रोजेक्ट लेवल फीडबैक भी है, ठीक है, जिसका ताल्लुक ओवरऑल सॉफ्टवेयर की लाइफ से है, ठीक है, ओवरऑल सॉफ्टवेयर की लाइफ से है। सो उन चीजों को भी आप देखते हैं। ऐसा मे इवन कैरी ओवर टू फॉलो अप प्रोजेक्ट्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि प्रोजेक्ट के बाद भी जो है वो चलती रहती हैं, कैरी ऑन जो है वो रहती हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो कि आप फीडबैक के थ्रू दे सकते हैं और फॉलो अप में आप बता सकते हैं। मजीद अगर हम बात करें तो है बियॉन्ड अ सिंगल प्रोजेक्ट या ड्यूरेशन
सिंगल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या सिंगल प्रोजेक्ट स्कोप, आप अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मजीद ऐसे एनहांस कर सकते हैं कि आप सिमिलर प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, आप अपने ओवरऑल गोल को देखते हैं, ओवरऑल स्ट्रैटेजी को देखते हैं, क्या मॉडल यूज किया जा रहा है, आप अकॉर्डिंगली उन चीजों को देखते हुए डिफेक्ट को प्रिवेंट करते हैं। और बेस्ड ऑन दीज एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स, ठीक है, आप फ्यूचर में जो आने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी क्वालिटी को आप इंप्रूव करने की सजेशन दे सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हुई, उस पर क्वालिटी आपने इंप्रूव की, उसके एक्सपीरियंसेस को आप यूज़ करते हुए सिमिलर चीज़ें आप आने वाले मज़ीद प्रोजेक्ट्स पर भी, मज़ीद सॉफ्टवेयर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट, मोर एक्सपीरियंस पीपल, ठीक है। अब एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से आपको पता चला कि जो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो मैंने बनाई है ये बड़ी अच्छी टीम है, ठीक है। सो इस टीम को सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया, जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया तो ये टीम भी फारिग हो गई, बल्कि अगर आपको एक अच्छी टीम मिल गई है सो इस टीम को लेकर आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तीसरे प्रोजेक्ट भी। सो ये ऑनगोइंग चीज़ है जो कि जिसका स्कोप सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक जारी नहीं रहता बल्कि वो थ्रू आउट कैरी रहता है। इसी तरह हमारे पास फीडबैक लूप इम्प्लीमेंटेशन, आपने एनालाइज कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको फीडबैक मिल गया। अब ये फीडबैक इंप्लीमेंट कहां पर होगा, कौन जो है वो इस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करेगा, ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो की क्वेश्चंस ये है कि सोर्सेज और डेस्टिनेशन, ये फीडबैक किसने दिया है और ये फीडबैक किसके लिए है। हो सकता है क्वालिटी का ये फीडबैक डेवलपर से रिलेटेड हो, सोर्स क्या था, किस पर्सन ने ये फीडबैक दिया है, और डेस्टिनेशन ये फीडबैक इनकॉर्पोरेट कौन करेगा, ठीक है, वो डेवलपर करेगा। सो सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। इसी तरह डाटा सोर्सेज क्या थे, रिजल्ट एंड डिफेक्ट डाटा क्या था, एक्टिविटी डाटा क्या था, प्रोडक्ट इंटरनल डाटा क्या था। अगर डाटा की एग्जांपल्स लें, ठीक है, डाटा सोर्सेज देखने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी कि कोडिंग से रिलेटेड लेट्स से कोई सजेशन थी, कोई फीडबैक था, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप इस एग्जांपल को मुख्तलिफ अदर फेजेस और मुख्तलिफ अदर एक्टिविटीज़ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल सोर्सेज फॉर फीडबैक लूप जो हो सकते हैं वो प्रोजेक्ट क्वालिटी एश्योरेंस प्लानिंग से भी मिल सकते हैं, आपको एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट से भी मिल सकते हैं। सो मतलब अदर रिसोर्सेज से भी आपको फीडबैक मिल सकते हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए और जो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एनहांस करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। फीडबैक लूप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मजीद अगर बात की जाए तो वो ये है कि डिफरेंट ड्यूरेशन और स्कोप लेवल्स पर फीडबैक लूप को डिप्लॉय किया जाता है। कुछ इमीडिएट फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो करंट एक्टिविटीज पर उसको फौरन ही इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे हमने पहले भी देखा कि चंद एक्शंस ऐसे हैं, चंद फीडबैक ऐसे हैं जिसको आप फौरन ले रहे हैं, जिसको आप फौरन डिप्लॉय करना चाहते हैं। इसी तरह कुछ शॉर्ट टर्म फीडबैक्स हैं, कुछ मीडियम टर्म्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म्स हैं। सो आपको देखना पड़ता है कि फीडबैक जो आया है इसका एक्शन, इसका रिस्पॉन्स इमीडिएट लेना है, शॉर्ट टर्म में लेना है, मीडियम टर्म में लेना है या लॉन्गर टर्म में लेना है। सो आप फिर अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करते हैं। अब फीडबैक लूप इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें सो ये इस फिगर में हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये हमारी वही एक्टिविटी है जिसको हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं। डेवलपमेंट और मेंटेनेंस एक्टिविटी, ये भी हमारी वही एक्टिविटी है। क्वालिटी एनालिसिस एक तीसरी चीज है जिसको हमने ऐड किया, ठीक है, और यहां पे हम डिफेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं और लास्टली हम क्वालिटी का फैक्टर देख रहे हैं। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग थी, यहां पे आप इसके साथ जो पैरेलल एक्टिविटी है वो क्वालिटी प्लानिंग है जो आप कर रहे हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटी थी, यहां पे आप क्वालिटी एश्योरेंस की जो एक्टिविटी है वो आप अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं। इसी तरह क्वालिटी एनालिसिस, यहां पे आप डिफेक्ट एनालिसिस और जो आपके पास अदर मेजरमेंट बेस्ड प्रेडिक्टिव क्वालिटी मॉडलिंग है, कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉडल्स हैं, आप उनको यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या क्वालिटी का गोल अचीव हुआ, अगर तो अचीव हो गया
तो ठीक है, विच इज़ गुड, यू एग्जिट, क्वालिटी इनकॉर्पोरेट हो गई। लेकिन अगर अचीव नहीं हुआ तो फिर आप अगेन उस फीडबैक के थ्रू, ठीक है, ये जो फीडबैक है, इस फीडबैक के थ्रू आप बताते हैं कि क्या चीज़ ठीक करने वाली है। उस फीडबैक की भी फिर 3 किस्म की टाइप्स हैं। वो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फीडबैक है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म मीडियम फीडबैक है। सो आप अकॉर्डिंगली अपने सॉफ्टवेयर को ट्यून कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली उन फीडबैक्स को एकोमोडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप इस फीडबैक लूप इंप्लीमेंटेशन में देख सकते हैं कि ये प्रोसेस यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है, ये एक लूप की सूरत में ये सारी चीज जो है वो चलती रहती है। लूप की सूरत में ये सारी चीज चलती रहती है उस वक्त तक जब तक कि आपकी क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो जाते। इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट टूल्स, आपको फीडबैक मिला, फीडबैक इंप्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। फीडबैक को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ हमारे पास सपोर्ट टूल्स हैं, कुछ लेट्स से हमारे पास डाटा गैदरिंग टूल्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास एनालिसिस और मॉडलिंग के टूल्स हैं और कुछ हमारे पास प्रेजेंटेशन के टूल्स हैं, ठीक है। गैदरिंग के जो टूल्स हैं वो डिफेक्ट्स को देखते हैं, एनवायरमेंटल डाटा को देखते हैं, एक्टिविटी मेजरमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। कोई नई टूल्स और नई एपीआईज भी जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ एनालिसिस और मॉडलिंग से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनकी एग्जांपल्स हैं, ये कुछ नाम हैं जैसे SMERFS, ठीक है, या कैसरे या SRE, ये एनालिसिस और मॉडलिंग से रिलेटेड टूल्स हैं। इसी तरह जनरल मॉडलिंग और टूल्स की जो एग्जांपल हो सकती हैं वो S+ है और SAS है। ये सारे वो इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सपोर्ट टूल्स हैं ये उनकी एग्जांपल्स हैं। और लास्टली जो हमारे पास प्रेजेंटेशन टूल्स हैं उनमें हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जिन टूल्स में अच्छे तरीके से हो जाए हम उन टूल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो डिफरेंट किस्म के टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अगर आप एग्जिस्टिंग टूल को यूज़ कर रहे हैं उससे आपकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि क्या फंक्शनैलिटी और अवेलेबिलिटी उससे अचीव हो रही है, क्या उसको इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसमें कोई प्रोग्रामेबिलिटी की गुंजाइश है, मज़ीद कोई नए फैक्टर्स, कोई नई चीज़ें आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और क्या उस एग्जिस्टिंग टूल्स के साथ कोई नए टूल्स एग्जिस्ट किए जा सकते हैं। अगर तो ये सारी चीज़ें हैं फिर तो आप एग्जिस्टिंग टूल को यूज़ कर सकते हैं और आपकी कॉस्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन लेट्स से अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर आपको कोई नया टूल, सपोर्ट टूल यूज़ करना पड़ेगा। नए सपोर्ट टूल को यूज़ करने की वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ सकती है। इंटीग्रेशन के जो कुछ इश्यूज हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की कि इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स, आप एक एग्जिस्टिंग टूल को यूज़ कर रहे हैं, क्या ये एग्जिस्टिंग टूल्स बाकी टूल्स के साथ इनकॉर्पोरेट इंटीग्रेट होता है, ठीक है। कुछ इश्यूज आ सकते हैं जैसे कि मल्टी टूल्स यूज अगर होंगे सो ऑल पर्पस टूल्स नॉट फिजिबल और प्रैक्टिकल, मतलब हर टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए स्पेसिफिक टूल्स हो सकते हैं, कोई जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो सकते। तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग टूल यूज कर रहे हैं सो नॉट नेसेसरली कि वो आपके सॉफ्टवेयर के लिए बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इस चीज को आप कंसिडर करें। इसी तरह एक्सटर्नल रूल्स फॉर इंटरऑपरेबिलिटी है, कॉमन डाटा फॉर्मेट एंड रिपोजिटरी के कुछ इश्यूज आएंगे। जनरल और मल्टीपर्पज टूल्स जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के लिए अप्रोप्रिएटली काम नहीं करते, सर्टेन लेवल तक तो काम करेंगे लेकिन अप्रोप्रिएटली जो है वो काम नहीं करते। और इसी तरह इंटरऑपरेबिलिटी के भी कुछ इश्यूज, कोई मसले मसाइल आ सकते हैं। लास्टली हम IBM की टूल सपोर्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें कुछ हमारे पास डाटा सोर्सेज हैं, कुछ हमारे पास डाटा कैप्चरिंग टूल्स हैं, कुछ हमारे पास एनालिसिस टूल्स हैं, कुछ प्रेजेंटेशन टूल्स हैं और कुछ रिजल्ट्स एंड फीडबैक्स हैं। हमने 3 किस्म के टूल्स देखे हैं अभी पिछली स्लाइड में भी। डाटा कैप्चरिंग टूल्स में टेस्ट लॉग्स हैं, इसी तरह IDSS है, ये सारे टूल्स के नाम दिए हैं। एनालिसिस टूल में जिसमें मैंने एक नाम लिया था SMERFS है, S+ है, SAS है। प्रेजेंटेशन टूल्स में हमारे पास ट्री ब्राउजर्स हैं, ठीक है, इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जो चीज़ हमें आउटपुट होती है वो एक्सप्लोरेशन और रिजल्ट्स हैं, और कुछ रिपोर्ट्स की सूरत में रिजल्ट्स हैं, या कुछ विजुलाइज फॉर्म में जो है वो डाटा है जिसको यूज़ करते हुए हम क्वालिटी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
Let us now proceed towards the summary of today's lecture. आज के लेक्चर में हमने मेनली दो बातें की हैं. एक है एनालिसिस और एक है फीडबैक. एनालिसिस फॉर क्वालिटी एंड फीडबैक फॉर क्वालिटी. इनको हम क्वालिटी एश्योरेंस की पोस्ट एक्टिविटी भी कह सकते हैं और इसको हम क्वालिटी एश्योरेंस की पैरेलल एक्टिविटी भी कह सकते हैं. ठीक है. सो आप किसी को फीडबैक तब दे सकते हैं जबकि आपने उस पर एनालिसिस परफॉर्म किया है. सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल इस तरह है कि कोई फीडबैक लूप के लिए पहले आप एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस फॉर क्वालिटी, नॉट एनालिसिस फॉर फाइंडिंग दी बग्स और फाइंडिंग दी डिफेक्ट्स. आप ये चीज़ सामने रखकर एनालिसिस करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में क्वालिटी कैसे लाई जाए. उसकी बेस पर आप कुछ फीडबैक देते हैं एंड देन दैट फीडबैक इज इनकॉर्पोरेटेड. हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए जो है वो आप अपने सॉफ्टवेयर में क्वालिटी को ऐड कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वालिटी असेसमेंट के मॉडल्स की टाइप्स को देखेंगे. हम जो है वो अदर क्वालिटी असेसमेंट मॉडल्स जो हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे. डाटा रिक्वायरमेंट्स और मेजरमेंट को भी देखेंगे और मेजरमेंट और मॉडल सिलेक्शन कैसे की जाती है. दीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी दी टॉपिक्स ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर. आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर. आई सी यू विद मोर डिटेल्स. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.